चलो बच्चा लोग, हैकर सीरीज का नया वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं दो दो नंबर के क्वेश्चन हिंदी के। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी प्री बोर्ड एग्जाम और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए सामने सभी लोग। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रीतिकाल काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में कि रीतिकाल की दो विशेषताएं हमको बतानी है। ये हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। कब पूछा गया था? सैंपल पेपर 2026 में। कब बेटा? सैंपल पेपर 2026 में, और साथ ही 2026 की अर्धवार्षिक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आंसर देखते हैं हम इसका। ठीक है, आंसर है हमारा रीतिकाल की दो विशेषताएं बतानी है। ठीक है, दो विशेषताएं क्या है? पहले नंबर पे लिखा है श्रृंगार रस की प्रधानता और दूसरे नंबर पे लिखा है ब्रज भाषा का उत्कृष्ट प्रयोग। सर आप तो पढ़ के बता रहे हो, बेटा पढ़ के नहीं बताएंगे, समझाएंगे, मतलब भी बताएंगे। ठीक है, रीतिकाल जो था हमारा, उसमें कौन से रस की प्रधानता थी? तो श्रृंगार रस की प्रधानता थी, जिसमें मतलब जो जितनी भी रचनाएं इसमें हुई है उसमें सब में लगभग श्रृंगार रस का यूज हुआ है। साथ ही भाषा कौन सी प्रयोग होती थी उसमें? भाषा में हम ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, हम मतलब रीतिकाल के जो कवि थे या लेखक जो भी थे, सब किसका प्रयोग करते थे बेटा? ब्रज भाषा का। और साथ ही अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का भी प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये भी जो हमारा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास से आया है। ठीक है, सैंपल पेपर 2026 और 2025 के बोर्ड पेपर और साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया है। चलिए 3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है, चौथी बार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। नई कविता की भी सेम हमको दो विशेषताएं लिखनी है जैसे हमने रीतिकाल की लिखी थी। ठीक है, पहले नंबर पे लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। ठीक है, लघु मानववाद मतलब इसमें छोटे छोटे मानवों के जो मुद्दे थे, ठीक है, मानव के प्रति या पशुओं के प्रति, पशुओं के प्रति जो भी घटनाएं होती थी उसमें छोटे छोटे मुद्दे निकल के आए, उसी का इसमें वर्णन होता था। ठीक है, दूसरे नंबर पे नवीन बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग। इसमें नई नई चीजों का प्रयोग हुआ। ठीक है, नए नए प्रतीक, ठीक है, नए नए सिंबल्स, नए नए बिंब। बिंब क्या होता है बेटा? बिंब का मतलब होता है मूर्त रूप। ठीक है, मतलब चित्रकारी भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से मिली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास से। क्या क्वेश्चन है बेटा? छायावाद की परिभाषा लिखिए। ठीक है, छायावाद की परिभाषा, प्रवृत्तियां लिखते हुए किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, छायावाद की परिभाषा भी लिखनी है और साथ में हमको लिखना है दो विशेषताएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो विशेषताएं आपको दे रखी है। ठीक है, छायावाद की दो विशेषताएं। पहले नंबर पे जो विशेषता है वो क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण का मतलब जितनी भी रचनाएं हुई है उसमें हमने बिल्कुल अच्छे ढंग से प्रकृति के बारे में बताया, प्रकृति प्रेम के बारे में बताया, पर्यावरण के बारे में बताया। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है इसमें व्यक्तिकता और व्यक्तिवाद की प्रधानता। ठीक है, मतलब लोगों से जुड़ना, ठीक है, लोगों के प्रति क्या करना, लोगों के प्रति आदर करना, ठीक है, लोगों का सम्मान करना, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे सुलझाना, ये सब हमने किसमें करा? छायावाद में। छायावाद की परिभाषा, ठीक है, इसमें मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, प्रिंट नहीं हुई है। ठीक है, छायावाद की परिभाषा मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आपको दो विशेषताएं याद करनी है। अभी तो क्या लेकर हमको दो विशेषताएं में? प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है, दूसरे नंबर पे, ठीक है, व्यक्तिकता और व्यक्तिवाद की प्रधानता। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए। ठीक है, प्रगतिवाद आ गया हमारा, ये भी हिंदी साहित्य का है। ठीक है, दो विशेषताएं हमको इसकी भी लिखनी है। 2022 अर्धवार्षिक परीक्षा और अभ्यास प्रश्न पत्र, 3 जगह पे ये क्वेश्चन आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली विशेषता, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति। ठीक है, शोषकों के प्रति मतलब जो क्या करता है, किसी पे अत्याचार करता है उसके प्रति घृणा घृणा करना। ठीक है, मतलब घृणा करना मतलब ईर्ष्या करना उससे। ठीक है, और शोषितों के प्रति सहानुभूति मतलब जो पीड़ित है, जिसके साथ शोषण हुआ है, उसके प्रति हमको क्या करना? सहानुभूति मतलब क्या करना? उसको समझाना। ठीक है, उसके पास जाना मतलब उसको समझाना, उसके साथ क्या गलत हुआ है उसके बारे में हमको चर्चा करना। ये किसमें होता था बेटा? प्रगतिवाद में। ठीक है, उसके बाद यथार्थ का चित्रण। ठीक है, जो यथार्थ होती है उसका हमने क्या करा है? इसमें चित्रण करा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु युग की कोई दो विशेषताएं। ये भी हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, भारतेंदु युग की दो विशेषताएं लिखनी है। 2025 और त्रैमासिक परीक्षा में आया है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं भारतेंदु युग की विशेषताएं। राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना मतलब देश में क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे मतलब हमको देश के प्रति कितना प्रेम है उसकी भावना। ठीक है, इनकी कविताओं में या रचनाओं में देखने को मिलती थी, इनके युग में देखने को मिलती थी। सामाजिक चेतना का विकास। सामाजिक चेतना मतलब लोगों को जागरूक करना। ठीक है, जो पीड़ित है मतलब
जो लोग अपराध के प्रति कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, घर पे बैठे रहते हैं, अपराध सहन करते हैं, उनको जागाना, ये था भारतेंदु युग की विशेषताओं में। ठीक है, वो क्या करते थे, राष्ट्रीय भावना को भी जगाते थे, साथ ही समाज में हो रहे गलत काम को रोकना, ठीक है, समाज के प्रति चेतना मतलब सामाजिक चेतना, लोगों को जागरूक करना, ये सब किसके युग में आता था बेटा, भारतेंदु युग में आता था। चलिए अगला द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की दो विशेषताएं बतानी है, ये भी हिंदी साहित्य में, ये प्री बोर्ड परीक्षा में भी पूछा है और त्रैमासिक परीक्षा में भी पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या है। खड़ी बोली का परिमार्जन, ठीक है, परिमार्जन मतलब वही प्रयोग करना। इनके युग में कौन सा भाषा या कौन सी बोली का प्रयोग हुआ है, तो खड़ी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, नीति और आदर्शों की प्रधानता, ठीक है, नीति और आदर्शों की क्या प्रधानता, जितने भी आदर्श थे वहां के, उनकी प्रधानता, जितने भी आदर्श उन्होंने बनाए हैं उनका पालन करना। ठीक है, किनके युग में आता था बेटा, द्विवेदी युग में आता था। चलिए आगे, प्रयोगवाद की विशेषताएं, प्रयोगवाद की विशेषताएं लिखना है। ठीक है, साथ ही क्या लिखना है, उसके प्रवर्तक का नाम। ठीक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकते हैं या रिक्त स्थान में भी आपसे पूछ सकते हैं कि प्रगतिवाद या सॉरी प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, वन वर्ड में भी आपसे पूछ सकते हैं कौन थे बेटा, अज्ञेय जो थे। ठीक है, अज्ञेय जो है वो क्या माने जाते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए विशेषता क्या है, नवीन राहों का अन्वेषण और बौद्धिकता का आग्रह। ठीक है, नवीन राहों का अन्वेषण का मतलब है जितनी भी नई नई चीजें आई थी, ठीक है, उस समय जो विज्ञान था वो बढ़ रहा था, इतने बड़ा नहीं था। अभी तो हमारे यहाँ पे एआई का जमाना है, ठीक है, एआई पे यूट्यूब चल रहा है, इंस्टा चला रहे हो आप, स्नैप भी चला रहे हो। ठीक है, ये एआई मतलब टेक्नोलॉजी जो विज्ञान है वो बहुत ही आगे बढ़ गया है। उस समय भी आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, ठीक है, उसमें बढ़ रहा था। ठीक है, बढ़ने में जो जो चीजें नई नई आ रही थी उनका प्रयोग करना, उनको सीखना किसमें आता था बेटा, प्रयोगवाद में आता था। साथ ही बौद्धिकता मतलब गुस्सा ना करना, ठीक है, गुस्सा ना करना, सभी लोगों के प्रति आदर करना, ठीक है, बड़ों का आदर करना। ठीक है, ये सब किस में आता था, हमारे प्रयोगवाद में आता था। ठीक है, प्रवर्तक का नाम कौन है बेटा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा भक्तिकालीन काव्य की दो विशेषताएं बताइए। किसके काव्य की बेटा, भक्तिकालीन काव्य की। ठीक है, चलो भक्तिकालीन काव्य की दो विशेषता बता देते हैं। कब आया था बेटा, ये त्रैमासिक परीक्षा में, हिंदी साहित्य का क्वेश्चन चल रहा है अभी तो। चलो देखते हैं भक्तिकालीन काव्य की विशेषता। पहले नंबर पे भक्ति भाव की प्रधानता, बेटा भक्तिकालीन नाम से ही पता चल रहा है कि भक्ति की बात हो रही है। ठीक है, इसमें किसकी प्रधानता थी बेटा, भक्ति भाव की प्रधानता थी। चलिए अगला, गुरु की महिमा का वर्णन। आय हाय, जो उनके गुरु थे, ठीक है, उनका हमने क्या करा है, मतलब हमने नहीं, इनमें जो कवि थे भक्ति काल के, उन्होंने उसका बहुत ही अच्छे से वर्णन करा है। ठीक है, भक्ति काल आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आरोह भाग 2 के, ठीक है, पतंग पाठ का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मृदंग की तरह बजाना, हाँ, मृदंग की तरह बजाने से मतलब है, ठीक है, कोई सी भी चीज से, मतलब कोई से भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी वस्तु से संगीत में भजन या संगीत में गाने को क्या करना, उत्पन्न करना। ठीक है बेटा, मृदंग की तरह बजाना मतलब, ठीक है, संगीत उत्पन्न करना। ठीक है, किसी भी चीज से संगीत को उत्पन्न करना। चलो सैंपल पेपर 2026, साथ ही अभ्यास पत्र में ये क्वेश्चन आया है। चलिए क्या है इसका अर्थ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य, तात्पर्य हम बताते हैं बेटा आपको क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य बच्चों के भागने दौड़ने से उत्पन्न पैरों की आवाज से वातावरण में, ठीक है, वातावरण में संगीत का गूंजना है। ठीक है, पतंग में हमको छोटे छोटे बच्चों के बारे में बताया है। जब वो छोटे बच्चे, ठीक है, बच्चे या छोटे बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, मस्ती वगैरह करते हैं, ठीक है, उनके भागने दौड़ने से जो वातावरण में संगीत उत्पन्न होता है उसको हमने क्या बोला है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना। या दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है, जो छोटे बच्चे होते हैं या बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक है, भागते हैं, उसमें जो संगीत वातावरण में उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया बेटा। ठीक है, पतंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये भी बात सीधी थी पर, ठीक है, बात सीधी थी पर टेढ़ी हो गई। ठीक है, जो हमारी जो
पाठ्य पुस्तक है आरो भाग 2, उसमें जो काव्य खंड है उसी का ये चैप्टर है। पतंग भी काव्य खंड का ही चैप्टर था, ठीक है, उसी का एक चैप्टर है। बात सीधी थी पर, ठीक है बेटा, इनके लिए कवि जो थे उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कवियों के नाम और लेखकों के नाम तो आपको याद होने ही चाहिए बेटा, ठीक है। सर आप बोलोगे कि सर आपने पहले नहीं बताया था, बेटा अब बता रहा हूं। एग्जाम से पहले पहले आपको वितान और जो आपकी आरोह बुक है उसमें जितने भी पाठ दे रखे हैं उनके कवि और उनके लेखकों के नाम और साथ में उनकी जन्म और मृत्यु, ठीक है, कौन से सन में वो जन्म लिया था उनने और कौन से सन में वो मर गए थे, ये आपको याद होना चाहिए। सर क्यों होना चाहिए? मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप सारे के सारे कवि परिचय और लेखक परिचय को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, आपके 6 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ये बताऊंगा मैं अगली कुछ वीडियोस में, ठीक है। अभी आपको ये बात याद रखनी है, सभी को जो जो ये वर्क कंप्लीट कर रहे हैं उसको कमेंट करके बताना भी है कि सर हमने ये कर लिया है, ठीक है। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। चलिए आगे देखते हैं, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या तात्पर्य? भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या तात्पर्य? बात सीधी थी, ठीक है, टेढ़ी हो गई, ठीक है, वो टेढ़ी हुई या नहीं हुई, अपन अपनी बात सीधी थी पर देखते हैं इसका क्वेश्चन है। चलिए क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कथ्य के अनुसार सरल और सटीक भाषा का प्रयोग करना, ना कि चमत्कार दिखाने हेतु उसे जटिल बनाना, ठीक है। सिंपल सादा अर्थ है बेटा, फटाक से याद भी करना है इसको। क्या अर्थ है सिंपल सा? कि जो हमारी बात है या जो भी हमारी बातचीत हो रही है, जो भी हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं, किसी की सुन रहे हैं, ठीक है, उसमें सरल भाषा का और सटीक भाषा का प्रयोग करना, ठीक है। भाषा में जो भी शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सरल तरीके से अगर हम कर दें तो उसी को बोलते हैं भाषा को सहूलियत से बरतना। भाषा को सहूलियत से बरतने से तात्पर्य है या इसका अर्थ है, ठीक है, कि जो बातें हैं उसमें जो शब्द है या जो कथ्य है उसको बिल्कुल सटीक और सरल तरीके से किसी को समझाना, ना कि चमत्कार बताने। चमत्कार बताना सा मतलब इतना बड़ा चढ़ा के बता दो, इतना बड़ा चढ़ा दो कि यार इतना बड़ा चढ़ा दो बहुत ज्यादा, मतलब आईफिल टावर से भी ऊपर चढ़ जाए वो बात, इतना बड़ा चढ़ा के बात नहीं करनी है, ठीक है। यही लिखा है इसमें कि बड़ा चढ़ाकर, ठीक है, भाषा का प्रयोग करना, ना कि चमत्कार दिखाने। चमत्कार मतलब जादू बताने के लिए आपने उसको बात को, छोटी सी बात को, राय जितनी बात को आपने आईफिल टावर जितना बड़ा कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, जटिल नहीं बनाना है, ठीक है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या तात्पर्य है? ठीक है, सिंपल मतलब साधारण स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में प्रयोग करके भाषा के बारे में बताना या जो आपका कथ्य है उसके बारे में बताना। चलिए समझ में आया होगा, ठीक है। इसका अर्थ है कथ्य के अनुसार सरल और सटीक भाषा का प्रयोग करना, ना कि चमत्कार। चमत्कार मतलब जादू, मतलब आपको बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, ठीक है। जादू या चमत्कार दिखाने हैं तो उसे जटिल बनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, 2022-2024 में ये क्वेश्चन आया था, पहला ही चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन का, ठीक है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो बच्चे इस आशा में झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन लेकर लौट रहे होंगे। किस लिए झांक रहे थे? किसकी प्रतीक्षा हो रही थी? अपने मम्मा पापा की प्रतीक्षा हो रही थी कि वो आएंगे, हमारे लिए भोजन लाएंगे और हम उनको खाएंगे, ठीक है। नीड़ों से झांकना मतलब बच्चे इस आशा में झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन लेकर लौट रहे होंगे या लौट रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? बताते हैं बेटा क्या है। अंधड़ और बीज का मतलब बताना है, ठीक है। छोटा मेरा खेत, ठीक है, छोटा मेरा खेत 2022 और 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अंधड़ और बीज फटाक से कुछ ही शब्दों में आंसर प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। अंधड़ का मतलब भावनात्मक आवेग का प्रतीक है। अंधड़ का मतलब क्या है? भावनात्मक आवेग का प्रतीक, मतलब हमारे अंदर जो भी बात है, जितनी भी बातें हैं, मतलब जो भी बात हम करना चाह रहे हैं उसको एकदम से प्रकट कर देना, उसको लिख देना, उसको सुना देना, ठीक है। ये क्या है? भावनात्मक आवेग का प्रतीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? अंधड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंधड़, ठीक है। चलिए, और बीज का अर्थ है कवि के हृदय में उपजा विचार रूपी बीज, ठीक है। कोई सा हमको एक नया आइडिया आया, क्या आया बेटा? आइडिया आया कि यार कुछ भी करेंगे, मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आइडिया आया, उस आइडिया आपने अपने अंदर ही रखा, ठीक है, उस आइडिया को उत्पन्न होने दिया, उस आइडिया को ही हम बोलते हैं बीज। बीज क्या है बेटा? कवि के हृदय में उपजा विचार, कोई सा भी नया विचार आया, जो नया विचार आया उसी को हमने क्या बोल दिया?
बीच बोल दिया, बीज रे बीज, बीज बोल दिया, बीच नहीं, ठीक है, क्या बोल दिया, बीज बोल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? आत्म परिचय का क्वेश्चन है, 2025 और अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिला था। शीतलवाणी में किसके होने का बेटा? आग के होने का क्या अभिप्राय है? चलिए देखते हैं शीतलवाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है मधुर और शांत शब्दों के पीछे कवि के हृदय में असंतोष और विद्रोह की ज्वाला का होना। ठीक है, मतलब जो कवि था, ठीक है, हमारे जो हरिवंश राय बच्चन जी थे, उनकी जो कविता है, ठीक है, आत्म परिचय, उसमें उनने मधुर शब्दों का, शांत मतलब जो बात हो रही है वो बिल्कुल मधुर शब्दों की, मतलब धीरे धीरे हम बिल्कुल आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है, आपको भी अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, शीतलवाणी मतलब नॉर्मल हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी मधुर आवाज आ रही है, ठीक है, हम आपसे धीरे धीरे बिल्कुल बात कर रहे हैं, पर इसके पीछे जो कवि थे उनके अंदर विद्रोह की भावना थी, ठीक है, असंतोष मतलब उनको चैन नहीं था, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? शीतलवाणी में आग का अभिप्राय। क्या होता है शीतलवाणी में आग का अभिप्राय? इसका अभिप्राय है मधुर और शांत शब्दों के पीछे कवि के हृदय में असंतोष और विद्रोह की ज्वाला का होना। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, व्याकरण का पोर्शन आ चुका है, ठीक है, व्याकरण का पोर्शन आ चुका है, मजे आएंगे, ठीक है, चलिए सांग रूपक अलंकार की परिभाषा, ठीक है, थोड़ा सा ये हमने बड़ा कर दिया, चलिए ये हम पहले देख भी लेते हैं। सिंपल पेपर 2026 में क्वेश्चन आया है बेटा, सिंपल पेपर 2026 का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा तो लिखनी है सांग रूपक की, साथ में क्या लिखना है? उदाहरण लिखना है। अलंकार का पोर्शन है, ठीक है, अलंकार क्या होते हैं? ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या साधनों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, ठीक है बेटा, आभूषण, ठीक है, जिस प्रकार स्त्री गहने, स्त्री की जो शोभा बढ़ाती है वो उसके श्रृंगार से बढ़ती है, उसके गहने से बढ़ती है, वैसे ही जो काव्य की शोभा है, काव्य की शोभा किससे बढ़ती है बेटा? अलंकार से बढ़ती है, ठीक है। चलिए सांग रूपक अलंकार, सांग रूपक अलंकार क्या? जहां उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप हो। मैंने उपमेय और उपमान का मतलब आपको बता दिया है, आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या होता है उपमेय का मतलब, क्या होता है उपमान का मतलब, ठीक है बेटा। जहां उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप हो, ठीक है, मतलब जो उपमान है उस पर आरोप लगा रहा है कौन? उपमेय। जैसे एग्जाम्पल, उसकी आंखों में समुद्र बसा हुआ है, ठीक है, मतलब आंखों की तुलना तो हम कर रहे हैं समुद्र से, ठीक है, उसके आंखों के अंदर कौन है बेटा? बिल्कुल समुद्र बसा हुआ है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? उपमान पर आरोप लगा रहे हैं उपमेय का, ठीक है। सांग रूपक अलंकार जहां पर क्या हो? उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप हो, वहां पर होता है सांग रूपक अलंकार। उदाहरण भी बहुत अच्छा लेके आया हूं मैं, आपको याद भी होगा, क्या होगा? उसकी आंखों में समुद्र बसा हुआ था या बसा हुआ है, ठीक है, उसकी जो आंखें हैं, हाय, उसकी आंखों में क्या भरा हुआ है? समुद्र बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वापस से एक और अलंकार आया हमारे पास, विरोधाभास अलंकार, ठीक है, 2025 के पेपर और अभ्यास पत्र में ये क्वेश्चन आया था। जहां पर वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर होता है विरोधाभास अलंकार। सर क्या बोल दिया? जहां वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो, ठीक है, मतलब विरोध हो नहीं रहा है पर हमको ऐसा लग रहा है कि विरोध हो रहा है। सर ये कैसे लगेगा? सर बताओ कैसे लगेगा? हम बताते हैं बेटा कैसे लगेगा। जहां पर विरोध हो तो नहीं रहा है पर हमको लग रहा है कि क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। फटाक से उदाहरण भी याद करेंगे बेटा। शांत स्वर में शोर मचाया, शांत स्वर में शोर मचाया, ठीक है। अब यहाँ पे विरोध नहीं हो रहा है पर हमको तो लग रहा है विरोध हो रहा है। सर कैसे लग रहा है? बार बार बोल रहे हो। ऐसे लग रहा है कि शांत स्वर, शांत स्वर का मतलब धीरे धीरे बोलना, ठीक है, उसने भी क्या कर दिया? शोर मचा दिया। मतलब सर क्या बात कर रहे हो आप बोल रहे हो कि शांत स्वर मतलब वो चुपचाप बैठा है, मतलब धीरे धीरे बोल रहा है, और उसमें भी आप कह रहे हो कि वो शोर मचा रहा है। हाँ बेटा, इसी को तो विरोधाभास बोलते हैं, ठीक है, मतलब वो बोल धीरे धीरे रहा है पर मचा क्या रहा है? शोर मचा रहा है, इसी को हम बोलते हैं विरोधाभास अलंकार। इसमें विरोध नहीं है पर हमको ऐसा लग रहा है कि क्या है? विरोध है, इसी को क्या कहा जाता है? विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, कब आए थे भाई साहब? 2022 में आए थे और अर्धवार्षिक परीक्षा में आए थे। अलंकार, तीसरा अलंकार हम देख रहे हैं, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, क्या होता है? जहां पर किसी वस्तु को देखकर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहे हो सर? जब समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। ठीक है, मतलब एक दो वस्तुएं आपके सामने रखिए, एक आपकी रियल वाली वस्तु है और एक दूसरी वाली वस्तु है। दूसरी वस्तु को देखकर ऐसा लगे कि वो वाली वस्तु है। अरे सर, ये वस्तु वस्तु क्या कर रहे हो? अरे दो आदमी खड़े हैं, ठीक है, मान लो मेरे जैसे कपड़े पहन के एक और आदमी आ गया और आपने उसको कपड़े देखे। ठीक है, कपड़े देखे दूर से, उनने की ये तो हेमंत सर खड़े हैं, पर हेमंत सर तो यहाँ है बेटा, वहां तो खड़े ही नहीं है। इसको बोलते हैं भ्रांतिमान अलंकार। क्या बोलते हैं? भ्रांतिमान अलंकार। मतलब भ्रम हो गया हमें कि वहां पे तो हेमंत सर खड़े हुए थे। ठीक है, पर हेमंत सर तो तुमको पढ़ा रहे थे, तो खड़े हुए कैसे थे वहां पे? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं भ्रांतिमान अलंकार। उदाहरण भी बहुत प्यारा सा है बेटा, याद भी होगा। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन याद करना है। किसी समानता के कारण, किसके कारण बेटा? समानता के कारण। ये हमारे एमपी बोर्ड हैकर की सीरीज जो चल रही है, टी शर्ट देखी आपने एमपी बोर्ड हैकर की? कोई एक और आदमी आया, उनने एमपी बोर्ड हैकर की टी शर्ट पहन लिया, आपने पीछे से उसको देखा, उनने कि यार ये तो रोहित भैया खड़े हैं, अरे यार ये तो हेमंत भैया खड़े हैं। ठीक है, पर वहां तो वे थे ही नहीं। ठीक है, टी शर्ट के कारण टी शर्ट समानता क्या हो गई? टी शर्ट। ठीक है, पर मैं तो वहां था ही नहीं, ना रोहित भैया थे। ठीक है, ये आपको क्या हो गया? भ्रम हो गया। तो जहां पर भ्रम हो जाए वहां पे कौन सा अलंकार? भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। मतलब घनश्याम को श्याम समझकर मोर नाचने लगे। ठीक है, चलो अपन भी नाचेंगे एग्जाम के बाद। ठीक है, चलो देखो 17 नंबर पे एक और अलंकार आया, प्री बोर्ड परीक्षा में आया था बेटा। ठीक है, क्या है? विशेषयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये कौन सा अलंकार है बेटा? चलो देखो, विशेषयोक्ति क्या होता है? जहां कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य सिद्ध ना हो। मतलब रीजन हमको पता है क्यों करना है, पर हम कर नहीं रहे। आपको भी पता है, अरे रिजल्ट लाना है, रिजल्ट लाना है, रिजल्ट लाना है, पर आप पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि रिजल्ट लाना है, कारण आपको पता है कि क्यों पढ़ना है, पर फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार है बेटा? विशेषयोक्ति अलंकार। ठीक है, उदाहरण भी देखो, दो दो मेघ बरसते हैं। मेघ मतलब बादल। ठीक है, दो दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यासी की प्यासी हूं। ठीक है, मतलब पानी इतना बरस रहा है, दो दो बादल फट रहे, उसके बाद भी ये देवी क्या कर रही है? प्यासी बैठी हुई है। ठीक है, मतलब पीने के लिए पानी भी है, फिर भी आप प्यासे बैठे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? जहां कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य सिद्ध ना हो, वो कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं हमारे काव्य बोध में। ठीक है, अलंकार हमने हो गया, अलंकार भी हालांकि काव्य बोध में ही आता है। ठीक है, चलिए मुक्तक काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। किसकी परिभाषा? मुक्तक काव्य की परिभाषा। बेटा काव्य क्या होता है? ठीक है, चलो काव्य क्या होता है? ठीक है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को ही क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। जहां पर रस होगा वहां पर काव्य होगा, जहां पर काव्य होगा वहां पर रस होगा। ये जो मैंने आपको परिभाषा बोल के बता दी, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है, ये आप कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है, चलिए मुक्तक काव्य। ठीक है, मुक्तक काव्य का वह काव्य जिसमें प्रत्येक पद स्वतंत्र होता है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक पद क्या हो? स्वतंत्र हो, उसको क्या बोलते हैं? मुक्तक काव्य बोलते हैं। उदाहरण एक नाम दे देते हैं हमारे, बिहारी सतसई के दोहे। यह हमको काव्य का नाम दे दिया है। ठीक है, आपको अगर इनके दोहे देखने हैं तो आप सर्च करिएगा बिहारी सतसई। ठीक है, पर एग्जाम के बाद सर्च करिएगा बेटा। ठीक है, अभी तो हमको एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, चलो सैंपल पेपर 2026 और अर्धवार्षिक में भी आया है ये क्वेश्चन। मुक्तक काव्य का वह काव्य जिसमें प्रत्येक पद क्या हो? स्वतंत्र हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मुक्तक काव्य बोलते हैं। उदाहरण है बिहारी सतसई के दोहे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर, काव्य बोध। ठीक है, 2024 और अर्धवार्षिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। मैं दोनों के अंतर एक साथ बताऊंगा। पहला महाकाव्य का रहेगा, दूसरा खंड काव्य का रहेगा। ठीक है, दो अंतर बताने हैं। ठीक है, पहला जो अंतर बताऊंगा, पहला महाकाव्य का और उसके साइड में खंड काव्य का, फिर उसके बाद दूसरे में महाकाव्य का और उसके बाद वाला
खंड काव्य का अंतर होने वाला है। ठीक है, पहले तो महाकाव्य और दूसरा क्या है बेटा, खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। ठीक है, जो हमारा महाकाव्य है उसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होगा। संपूर्ण जीवन से मतलब किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के दादाजी से लेके तो उसके पोते के पोते जी तक का जो वर्णन है वो होगा, कहां पर होगा, महाकाव्य में होगा। ठीक है, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसके दादा के दादाजी से लेके तो उसके पोते के पोते जी तक का वर्णन हो जाए, वो कौन कौन बेटा, महाकाव्य। और खंड काव्य क्या, खंड काव्य में एक अंश का वर्णन हो। ठीक है, जिसमें केवल एक अंश का वर्णन हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, खंड काव्य बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि भाई की शादी हो रही है, जिस भी व्यक्ति की हम बात कर रहे थे तो उसकी शादी, ठीक है, उसकी शादी के हमने एक बुक बना दी, तो उसकी शादी का जो चित्रण है वो किस में हो गया, खंड काव्य में हो गया। सिंपल था। ठीक है, महाकाव्य मतलब दादाजी के दादाजी से लेके तो हमारे पोते के पोते जी तक, ठीक है, ये पूरा महाकाव्य। और हमारी शादी, ठीक है, हमारी शादी की एक बुक छाप दी, ठीक है, अच्छी, जो भी मतलब हाथ पे मत जाओ, जो भी बुक छापना था वो छाप दी, उसमें शादी के बारे में बता दिया, तो ये कौन सा काव्य, खंड काव्य। बेटा बुक मत छपवा लेना अपनी शादी की। ठीक है, चलो अगला, महाकाव्य बड़ा और विस्तृत होता है, मतलब विस्तृत का मतलब भी बड़ा ही होता है। ठीक है, महाकाव्य बड़ा होता है। ठीक है, क्यों नहीं होगा बड़ा बेटा, दादाजी के दादाजी से लेके तो पोते के पोते जी तक होएगा तो बड़ा ही होएगा। ठीक है, और खंड काव्य संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब छोटा होता है, मतलब बस शादी की बात हो रही है तो 5 दिन में तो शादी निपट जाएगी। ठीक है, कई कई लिखेंगे उसमें। ठीक है, महाकाव्य संपूर्ण चित्रण, खंड काव्य एक पहलू का चित्रण। ठीक है, महाकाव्य बड़ा, खंड काव्य छोटा, ये हो गए हमारे दो अंतर समाप्त। चलिए चलिए चलिए, किन्हीं दो महाकाव्य के नाम उनके रचनाकारों के नाम, सॉरी, उनके रचनाकारों के साथ लिखिए। हमको दो महाकाव्य के नाम लिखने हैं और उनके रचनाकारों के भी नाम लिखने हैं। फटाक से याद करिएगा, रामचरितमानस, ठीक है, किसने लिखी है बेटा, गोस्वामी तुलसीदास ने। ठीक है, दूसरा कामायनी कौन ने, जयशंकर प्रसाद ने। फटाक से नाम याद करना है आपको। रामचरितमानस किसने लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास ने। और कामायनी किसने लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने। चलो, ये हमारा काव्य का पोर्शन खत्म। अब आ गया छंद। ठीक है, 21 नंबर पे आया है क्वेश्चन। ठीक है, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, सिंपल पेपर 2026, सिंपल पेपर 2026 और 2022 का बोर्ड पेपर। छंद क्या होता है, ठीक है, मात्राओं की गणना, वर्णों की संख्या, या वर्णों की संख्या मात्राओं की गणना। ठीक है, जिसमें वर्णों की संख्या का, मात्राओं की गणना का सबका ध्यान हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं छंद बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, छंद। ठीक है, मात्राओं की गणना, ठीक है, वर्णों की संख्या, इन सभी के बारे में, जिसमें सुव्यवस्थित ढंग से, मतलब पूरे की पूरी बात, वर्ण की भी ध्यान रख रहे हैं, मात्रा की भी ध्यान रख रहे हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं छंद। छंद के अंदर वर्णों का ध्यान होता है, मात्राओं का ध्यान होता है। चलिए सर, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सवैया छंद क्या, सवैया छंद यह एक वार्णिक छंद। अरे वार्णिक छंद क्या होता है, छंद दो तरह के मैंने बोला, तो जिसमें वर्ण की भी गणना हो, मात्राओं की भी गणना हो। जिसमें वर्णों की गणना हो वो वार्णिक छंद, जिसमें मात्राओं की गणना हो वो मात्रिक छंद। सिंपल सी बात है बेटा, इतना लोड क्यों लेते हो कि सर वार्णिक कहां से आ गया। यह एक वार्णिक छंद है। सवैया छंद जो है वो कौन सा छंद है बेटा, वार्णिक छंद है, जिसमें 22 से लेके तो कितने वर्ण होते हैं, 26 वर्ण होते हैं। फटाक से याद करना है, सवैया छंद, सवैया छंद क्या, एक वार्णिक छंद है जिसमें 22 से लेके तो 26 वर्ण होते हैं। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देखो, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहक कहो रे। ठीक है, ये लाइन आपको याद करनी है। ठीक है, अब सर बता भी दो कि वर्ण कितने हैं इसमें। ठीक है बेटा, गिन के बताते हैं आपको वर्ण। ठीक है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, कितने वर्ण हो गए, 22। ठीक है, तो जो हमारा सवैया छंद है उसमें 22 से लेकर तो 26 वर्ण होते हैं, मात्राएं नहीं होती। मात्राएं नहीं गिननी है, क्या गिनना है, वर्ण गिनना है। ठीक है, और ये कौन सा छंद, वार्णिक छंद। वार्णिक छंद क्या, जिसमें वर्णों की क्या हो, वर्णों की गणना हो, वो वार्णिक छंद। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सोरठा का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। लक्षण, लक्षण का मतलब होता है परिभाषा। क्या होता है बेटा, परिभाषा। घबराना नहीं है कि सर ये तो लक्षण लक्षण पूछ रहे, लक्षण कोई के नहीं पूछ रहे,
क्या पूछना है इसमें? परिभाषा पूछिए किसकी? सोरठा की परिभाषा। अब सोरठा भी क्या है? एक छंद है। कब आया था? 2024 में, ठीक है, 2024 और अभ्यास पत्र में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2024 में और अभ्यास पत्र में ये क्वेश्चन आया था। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, चलो, 2024 और अभ्यास पत्र में ये क्वेश्चन आया था। चलिए, सोरठा। अब बेटा जो हमने सवैया पढ़ा वो तो वार्णिक छंद था, पर जो हमने सोरठा पढ़ा, क्या पढ़ा? सोरठा पढ़ा नहीं, अभी पढ़ रहे हैं। सोरठा जो है वो कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है बेटा? मात्रिक छंद है। चलो देखते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। दोहा भी एक छंद है, ठीक है। दोहे का उल्टा ही कौन होता है? सोरठा होता है। ठीक है, दोहे में भी 4 चरण होते हैं, इसमें भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। दोहे में विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। विषम चरण क्या? पहली और तीसरे, मतलब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ये होता है दोहा। क्या होता है बेटा? दोहा। उदाहरण भी बहुत ही सिंपल है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। ये किसका उदाहरण है बेटा? दोहे का उदाहरण है। दोहे की परिभाषा भी मैंने, एक परिभाषा याद करोगे, 2 परिभाषा याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे में क्या लिखोगे? ये किसका उल्टा होता है? सोरठे का उल्टा होता है। ठीक है, इसमें विषम चरणों में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। उसमें विषम चरणों में 13 मात्राएं हो जाएगी। उल्टा है तो 11 की जगह 13 आ जाएगा, 13 की जगह 11 आ जाएगा। सोरठा क्या है? दोहे का उल्टा होता है। इसमें विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। विषम चरण मतलब 1 और 3, ठीक है। सम चरण मतलब 2 और 4। ठीक है बेटा, चलो उदाहरण देखते हैं। बेटा इसमें जो गणना होती है वो मात्राओं की होती है। किसकी होती है? मात्राओं की होती है। जिसमें मात्राओं की गणना हो वो कौन? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में पहला मात्रिक छंद हमने पढ़ा कौन सा? सोरठा। वार्णिक छंद में पहला वार्णिक छंद हमने पढ़ा कौन सा? सवैया। ठीक है, फटाक से सभी भैया याद कर लेंगे सवैया को। ठीक है, चलो उदाहरण बोलिए। जो सुमिरत सीधी होए, गण नायक करीबर बदन, ठीक है। करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है सर, ये क्या बोल दिया आपने? बेटा ये उदाहरण है, ठीक है। मैं मात्राओं की गणना करके बताता हूं आपको। ये देखना ध्यान से, हमारे मार्कर को लेके आते हैं हम। ठीक है, हमने मार्कर को लिया है। बेटा ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा चरण, ठीक है। ये करहु से लेके तो यहां तक तीसरा चरण, तीसरा, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक चौथा चरण, ठीक है। कितनी मात्राएं होगी पहले चरण में? 11 मात्राएं। कैसे होगी? ठीक है, 2 मात्राएं, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 होगी बेटा 11। ठीक है सर, कैसे गिन दी? अरे जिसमें मात्रा लगी वही तो गिनना है। ज में ओ की मात्रा है तो यहाँ पे 2 मात्राएं हो गई। स में ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे 1 मात्रा हो गई। इसमें छोटी की मात्रा 1, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, मात्रा ही नहीं है तो हमको अ तो आता है स्वर में ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। फिर ये 7 और ये 8, फिर वापस से ये 2 है तो 9 10, ठीक है। और एक ये 11। सिंपल तो था, 11 मात्राएं हो गई। अब ये तो हमने पहला चरण देखा। पहले और विषम चरण मतलब पहला और तीसरा। तीसरा देखो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे 2 क्यों गिन लिए? बेटा ग्रह में कितनी मात्राएं होगी? 2 होगी। जहां पे र की रकार आ जाए वहां पे 2 मात्राएं गिननी है, याद रखना। ठीक है, वापस से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। 11 मात्राएं विषम चरण में। ठीक है, अब सम चरण 2 और 4 को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी हो गई? 13। इसमें भी 13 है तो चौथे चरण में भी कितनी होगी? 13। ठीक है, देखो एक, ठीक है, ये तो एक, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर 2 गिन ली। अरे बेटा 2 2 दिख रही ना, ये द भी है और ध भी है। ठीक है, इसलिए 2 गिनी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई 13। ठीक है सर, झूठ नहीं बोल रहे थे आप, सर सही बोल रहे थे। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। इसको हम बोलते हैं सोरठा छंद। इसी का उल्टा कर दो, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, उसको हम बोलते हैं दोहा। क्या बोलते हैं?
दोहा उदाहरण श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। ये उदाहरण हमारे दोहे का है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे आगे चलो, आगे आगे कवित्त छंद आ गया। कवित्त छंद कब आया था? अर्धवार्षिक परीक्षा और त्रैमासिक परीक्षा में आया था। ठीक है, अब वापस से जो हमारा छंद आया वो आया वार्णिक छंद। कौन सा छंद आया बेटा? वार्णिक छंद। यह एक वार्णिक छंद है, बता दिया सर ने, पहले ही बता दिया था। कवित्त छंद कौन सा छंद है बेटा? वार्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। कवित्त छंद में, कवित्त छंद एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं बेटा? 31 वर्ण होते हैं। अब ये हमने उदाहरण लिखा है, ठीक है, इसमें ये पूरा एक ही चरण दे रखा है। एक चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, ओ सॉरी मात्राएं क्या, वर्ण होने चाहिए। कितने वर्ण होने चाहिए? 31 वर्ण होने चाहिए। फटाक से आप इसके वर्ण गिन के कमेंट करोगे, मैं तब तक पानी पी के आता हूं। ठीक है बेटा, फटाक से काउंट करना है बेटा आप लोगों को। ठीक है, मैं पानी पी रहा हूं, तब तक आपको इसको काउंट करके देखना है कि इसमें 31 वर्ण हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और कोई दिक्कत आए तो आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद रुबैया छंद भी पढ़ना है बेटा, इसके फटाक से आप वर्ण गिनेंगे। चलो गिन लिए होंगे आपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुबाई छंद की परिभाषा लिखिए। 2025 और प्री बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, छंद ही पढ़ रहे हैं अपन। ये कौन सा छंद आ गया? यह उर्दी, उर्दी, उर्दी क्या होता है? उर्दू होता है। ठीक है सर, क्या बोल रहे हो आप? उर्दू, सॉरी बेटा, गलती से निकल गया मुंह से। ठीक है, यह उर्दू फारसी की एक छंद शैली है। रुबैया जो है, ठीक है, यहाँ रुबई जो है वो कौन सी शैली में आता है बेटा? उर्दू और फारसी की एक शैली में आता है। ठीक है, छंद शैली में आता है, जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी में बेटा? पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलती है। तुक का मतलब लाइन के लास्ट में एक जैसा होना। ठीक है, परिभाषा पूछिए तो हम उदाहरण की बात नहीं करेंगे। ठीक है, जिसको उदाहरण जानना है वो कमेंट करना, मैं उदाहरण कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, रुबैया छंद क्या होता है? यह उर्दू फारसी की एक छंद शैली है जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलती है। ठीक है बेटा, चलिए अगला अगला अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिंब विधान। ठीक है, बिंब विधान या बिंब योजना किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है बेटा, बिंब विधान या बिंब योजना किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, कविता में शब्दों द्वारा बनाया गया वह चित्र जो कल्पना और इंद्रियों के आधार पर पाठक के मन में मूर्त रूप लेता है। क्या बेटा? कविता के, कविता में शब्दों द्वारा मतलब हमने एक विचार करा, ठीक है, कल्पना करी, ठीक है, जिस जो चीज हम लिख रहे हैं, ठीक है, पाठक एक लेखन लिख रहा है, ठीक है, लेखन लिख रहा है, हमने पहले तो उसको सोचा, ठीक है, विचार करा, ठीक है, और उसी विचार को, उसी लिखे हुए शब्दों को हमने मूर्त रूप प्रदान कर दिया, मतलब हमने चित्रकारी करी। क्या करी बेटा? चित्रकारी करी, मतलब एक मूर्ति की संरचना करी, ऐसे आंख बंद करके मूर्ति की संरचना, ये जो भी था, ठीक है, मूर्ति की संरचना करी, मूर्त रूप प्रदान करा, मतलब चित्र बनाया। उस मूर्त रूप प्रदान करने को ही क्या बोलते हैं बेटा? बिंब विधान बोलते हैं। सिंपल, सादा, सरल शब्दों में, ठीक है, अपने शब्दों को या विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने को ही क्या बोलते हैं? बिंब विधान बोलते हैं। इसका उदाहरण बेटा मैंने जान करके नहीं दिया है इसमें, क्योंकि आप लोग इसका उदाहरण बताएंगे और सोचेंगे, थोड़ा सा आपका दिमाग भी लगाओ। ठीक है, हम तो बता ही रहे हैं, हमारा भी दिमाग लगा रहे, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार ऐसी कौन सी शब्द है या ऐसे कौन से विचार है जिसको हम मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, चलो, कविता में शब्दों द्वारा बनाया गया वह चित्र जो कल्पना और इंद्रियों के आधार पर पाठक के मन में मूर्त रूप लेता है। ठीक है, हम कोई सी चीज के बारे में सोच रहे हैं, उसको इमेजिन कर रहे हैं, मूर्त रूप बना रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बिंब विधान। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, रेखा चित्र एवं संस्मरण में कोई दो अंतर लिखिए। गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, गद्य में ये क्वेश्चन है, मतलब गद्य का टॉपिक है। सैंपल पेपर 2026 अभ्यास प्रश्न पत्र और अर्धवार्षिक परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या बेटा? रेखा चित्र एवं संस्मरण। ठीक है, वही जैसे महाकाव्य और खंड काव्य में मैंने आपको दोनों के अंतर साथ साथ में बताए थे, इसमें भी मैं रेखा चित्र और संस्मरण में
अंतर साथ साथ में बताऊंगा। संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है, रेखा चित्र व्यक्ति के शब्द चित्रण पर आधारित होता है। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज को देखकर उसकी संरचना करना, मतलब उसके बारे में लेख लिखना, इसको बोलते हैं हम संस्मरण। क्या बोलते हैं बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी वस्तु को देखकर उसके बारे में एक लेख तैयार करने को हम बोलते हैं संस्मरण। क्या बोलते हैं बेटा? संस्मरण। और रेखा चित्र व्यक्ति के शब्द चित्रण पर, रेखा चित्र किस पे आधारित होती है? शब्द चित्रण पर। जो हमारा, जो हम चीज सोच रहे हैं, किसी कहानी को लिख रहे हैं, किसी कविता को लिख रहे हैं, किसी उपन्यास को लिख रहे हैं, किसी निबंध को लिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे शब्द चित्रण पर आधारित होती है। कौन? रेखा चित्र। रेखा चित्र में हम हमारे अपने शब्दों में कुछ कहानी, उपन्यास, नाटक वगैरह लिखते हैं। ठीक है, सिंपल था सर। संस्मरण का क्षेत्र विस्तृत। विस्तृत मतलब क्या होता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। विस्तृत का मतलब होता है असीमित या बड़ा। ठीक है, या तो असीमित या बड़ा। संस्मरण का क्षेत्र बड़ा या असीमित होता है। ठीक है, रेखा चित्र का सीमित मतलब छोटा या बस सीमित होता है। फटाक से याद भी करते चलना है बेटा, फटाक से याद करना है, 2-2 मिनट में आंसर याद होंगे। ठीक है, चलो। नाटक एवं आकांकी नहीं यार, एकांकी। ठीक है बेटा, नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखने। किसमें? आकांकी नहीं, एकांकी में। ठीक है, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर। ठीक है, फटाक से याद होंगे ये भी। सैंपल पेपर 2026, बोर्ड के 2022 और त्रैमासिक परीक्षा में आया बेटा। इसको थोड़ा सा अपन छोटा करते हैं, बार बार उधर देखना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए। नाटक एवं एकांकी में दो अंतर लिखना है। नाटक में क्या होता है? नाटक में अनेक अंक होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है नाटक में, तो जिसमें बहुत सारी चीजें हो, जिसमें अनेक अंक हो, वो नाटक। एकांकी मतलब एक से समझ में आ रहा है, इसमें केवल कितने अंक? एक अंक। ठीक है, एकांकी में एक ही अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। नाटक में पात्रों की संख्या मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व। ठीक है, पात्रों की संख्या इसमें क्या होती है? अधिक होती है। और एकांकी में कम होती है। अरे उसमें ज्यादा है तो इसमें क्या होगी? कम होगी। ठीक है, सिंपल सा था। अगला अंतर, कहानी और उपन्यास में कोई अंतर? कोई नहीं, दो अंतर। कितने अंतर बेटा? दो अंतर। किसमें? कहानी और उपन्यास में। चलिए, 2022-2024 अभ्यास प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक परीक्षा, कितने जगहों पर यह पूछा गया है? कहानी और उपन्यास में दो अंतर। ठीक है, देखते हैं। कहानी संक्षिप्त होती है, उपन्यास विस्तृत होता है। छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। ठीक है, चलो। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है। ठीक है, कहानी में बस एक घटना का क्या होगा? वर्णन होगा। उपन्यास में संपूर्ण जीवन का वर्णन होगा, मतलब मेरे बारे में सारी चीजें लिखी हुई होगी। ठीक है, मैं पैदा हुआ जब से लेके तो मैं मर गया तब तक उपन्यास में लिखा रहेगा। और मैं हायर एजुकेशन करने के लिए जहां भी गया या जहां से कंप्लीट करी, उस एक चीज का वर्णन कहानी में होगा। सिंपल है। ठीक है, चलिए। आत्मकथा और जीवनी में कोई दो अंतर बता देंगे सर। आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा? स्वयं द्वारा, मतलब अपन अपने आप, हमारी कहानी हम खुद लिख रहे हैं। ठीक है, वो क्या है? आत्मकथा। ठीक है, और किसी दूसरे की लिख रहे हैं, वो जीवनी। ठीक है, जो खुद के लिए लिख रहे हैं, जो खुद के बारे में लिख रहे हैं, वो आत्मकथा। जो दूसरे के बारे में लिख रहे हैं, उसको जीवनी। फटाक से याद हो गया। आत्मकथा आत्मपरक होती है, मतलब खुद की परख। ठीक है, हमारे में क्या कमी है, क्या है, वो जो अपने को बताना है वो लिख देंगे। जीवनी वस्तु परक होती है। जीवनी मतलब दूसरे के बारे में क्या लिखना है, वो तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं। जब हम अपने बारे में लिखेंगे तो अपन सब चीजें सोच सोच कर लिखेंगे, और दूसरे के बारे में यार लिख दो, अरे क्या है। ठीक है, सिंपल सा था ये भी। भक्तिन की कहानी, चलो गद्य खंड हमारा स्टार्ट हो चुका है। भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका ने क्यों कहा? भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा का 2026 अर्धवार्षिक परीक्षा। ठीक है बेटा, 2026 की अर्धवार्षिक परीक्षा में आया है। चलिए, क्यों कहा बेटा इनने, देखते हैं। लेखिका ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वह भक्तिन की मृत्यु का वर्णन नहीं करना चाहती थी, जो उनके साथ का अंत होता। ठीक है, जो हमारी लेखिका महादेवी वर्मा थी, वो भक्तिन की मृत्यु का वर्णन अपनी कहानी में नहीं करना चाहती थी। क्यों नहीं करना चाहती थी? क्यों? इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि अगर वो उनकी मृत्यु का वर्णन करते तो उन दोनों का साथ वहीं पर खत्म हो जाता। ठीक है, इसलिए वो, मतलब वो, जो कि वो चाहती ही नहीं थी उन दोनों का साथ खत्म हो, वो चाहती ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या बना, कहानी को अधूरा ही छोड़ दिया। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा, क्यों कहा दिया बेटा? इसलिए क्योंकि भक्तिन की मृत्यु का वर्णन वो करना नहीं चाहती थी, जो उनके साथ का क्या होता? अंत होता। ठीक है, चलिए।
भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? चलो देखते हैं, 2022 और अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, अर्थात लक्ष्मी अर्थात धन की देवी। पर उसके विरुद्ध, सॉरी उसके विपरीत, ठीक है, वो तो बहुत ही गरीब महिला थी, ठीक है, इसलिए वह लोगों से अपना नाम छिपाती थी। यही लिखा है क्या? उसका नाम लक्ष्मी था, ठीक है, किसका? भक्तिन का नाम लक्ष्मी था, पर वह निर्धन थी, बहुत ही गरीब महिला थी, मतलब गरीब महिला थी। वह नहीं चाहती थी कि लोग उसके नाम और स्थिति के विरोधाभास का उपहास करे, ठीक है, नाम लक्ष्मी और गरीब महिला, ठीक है, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा, मतलब विरोध हो रहा है, ठीक है, विरोधाभास का उपासना नहीं करे, मतलब उनका मजाक नहीं उड़ाए, इसलिए वो लोगों को अपना नाम नहीं बताती थी, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, अर्थात लक्ष्मी था, अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात धन की देवी, ठीक है, पर उनके नाम के विरुद्ध, ठीक है, वो बहुत ही गरीब महिला थी, इसलिए वो लोगों को अपना नाम नहीं बताती थी या लोगों से अपना नाम छिपाती थी, ठीक है। सॉरी, लेखिका ने सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा है? बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, हल्की सी मिस्टेक हुई है, ज्यादा नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं हुई है ये, हाँ, ये इसको काट के लिख देता हूं, यहाँ पे आएगा लेखक, लेखक, ठीक है, सीरीज के फूल, ठीक है, सीरीज का जो फूल है हमारा, सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है, ठीक है। सीरीज के फूल में लेखक ने कालजयी अवधूत क्यों कहा है? सॉरी, सीरीज को ही, लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा है? सीरीज के फूल पाठ का नाम, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2026 और अभ्यास प्रश्न पत्र। अरे सर 2026 का तो पेपर ही नहीं हुआ, तो 2026 के ही अभ्यास प्रश्न पत्र का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि लेखक जो थे हमारे, लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा है, ठीक है, क्यों कहा है देखते। सीरीज भीषण गर्मी और विपरीत परिस्थितियों में भी सन्यासी की तरह अविचल और प्रसन्न रहता है, ठीक है, मतलब भीषण गर्मी पड़ती रहती है, ठीक है, भीषण गर्मी के बाद भी जो सीरीज का पेड़ है वो खिला हुआ रहता है, ठीक है, खिला हुआ रहता है और खूब प्रसन्न रहता है, बिल्कुल किसके भांति? सन्यासी के भांति। जिस प्रकार सन्यासी जो रहते हैं, ठीक है, हमारे जो सन्यासी है, सन्यासी को ना तो गर्मी से कुछ दिक्कत होती है, ना ठंड से दिक्कत होती है, ना बारिश से दिक्कत होती है, ठीक है, हिमालय में मतलब पर्वतों में जाके वो अपनी जो भी उनको आराधना वगैरह वो करते रहते हैं, उनको किसी से कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है, वो अपने में लीन रहते हैं। वैसे ही सीरीज का जो फूल है, सॉरी सीरीज का जो पेड़ है हमारा, सीरीज का पेड़ भी भरी गर्मी में भी खिला हुआ रहता है, ठीक है, वो प्रसन्न रहता है। इसी को देखते हुए बिल्कुल सन्यासी की भांति रहता है वो, इसी को देखते हुए उसने, किसने, सॉरी उन्होंने, इसीलिए उसे कालजयी अवधूत कह दिया। किसने बेटा? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, मतलब लेखक ने, ठीक है, ठीक है, सिंपल था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों में, लोकोक्तियों नहीं, मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई दो अंतर, व्याकरण का पोर्शन है, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताना है, ठीक है, बताते हैं बेटा। मुहावरा वाक्यांश है, ठीक है, मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश, मतलब पूर्ण वाक्य नहीं होते, वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है जिसको हम वाक्यांश बोलते हैं। मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, लोकोक्ति पूरा का पूरा वाक्य है, और मुहावरे क्या है? मुहावरे एक वाक्यांश है, ठीक है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, ठीक है, वाक्य के बीच में हम क्या किसका प्रयोग करते हैं? मुहावरे का प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति स्वतंत्र होती है, मतलब लोकोक्ति का प्रयोग अंत में, शुरू में, बीच में, कहीं भी कर लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई दो अंतर। अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा में दो अंतर फटाक से याद करेंगे। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है, जो सरकारी कामकाज की भाषा वो कौन? राजभाषा। और राष्ट्रभाषा जनसंपर्क की भाषा होती है, जनसंपर्क की भाषा को क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा बोलते हैं। राजभाषा संवैधानिक होती है, संवैधानिक मतलब संविधान द्वारा स्वीकृति मिली होती है। और राष्ट्रभाषा सांस्कृतिक होती है, मतलब हम हमारे हिसाब से जनसंपर्क कर सकते हैं सांस्कृतिक रूप में, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड को मैं बढ़ाता हूं बेटा। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स में हमने बताया है आपको निपात शब्द क्या होते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय शब्द नहीं बताया, उसके बाद तकनीकी शब्द बताया। निपात शब्द क्या होते हैं बताते हुए कोई दो निपात शब्द लिखिए, ठीक है। किसी भी बात पर अतिरिक्त जोर देने वाले या अतिरिक्त बल देने वाले शब्दों को निपात शब्द कहते हैं।
जो शब्द वाक्य में किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं निपात शब्द। उदाहरण जैसे भी और ही और भी। मुझे आज पढ़ाना ही पड़ेगा, तुम्हें आज पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब क्या है? ठीक है, निपात शब्द ही भी। ठीक है, तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। क्षेत्रीय शब्द भी मैंने बता दिया था बेटा। जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। जैसे खटिया, लोटा, थैला। ठीक है, खटिया, लोटा, थैला। ठीक है, और बहुत होते हैं। उसके बाद संचारी भाव किसे कहते हैं? किन्हीं 4 संचारी भाव के नाम लिखिए। संचारी भाव, ठीक है, हृदय में क्षण भर के लिए आने जाने वाले अस्थिर मनोविकार को ही क्या बोलते हैं? संचारी भाव। जो हमारे हृदय में, जो हमारे मन में आते जाते रहते हैं। ठीक है, अभी मैं उससे गुस्सा हो गया, ठीक है, उस पर मैं शक कर रहा हूं, उसको मैं मार रहा हूं, उसको मैं पीट रहा हूं। ठीक है, मेरे को अभी भूख लग रही है, ठीक है, फिर भूख नहीं लगेगी। मेरे को अभी आइसक्रीम खाना है, ठीक है, मेरे को अभी आइसक्रीम खाना है, मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई। तो ये सब क्या है बेटा? संचारी भाव है। क्या है बेटा? संचारी भाव, जो आते जाते रहते हैं। ठीक है, मतलब दिमाग में या मन में आते जाते रहते हैं। ऐसे विचार जो आते जाते रहते हैं उनको हम बोलते हैं, क्षण भर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं संचारी भाव। उदाहरण दे रखा है हमारा हर्ष, विषाद, शंका, ग्लानि। ठीक है, चलिए व्यंजना शब्द शक्ति। चलो व्यंजना शब्द शक्ति को देखते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति क्या? जहां शब्द का साधारण अर्थ छोड़कर पाठक अपनी परिस्थितियों के अनुसार नया अर्थ निकाले। ठीक है, जहां पर मतलब जो अर्थ निकल रहा है उसको तो छोड़ दिया हमने और हमारे हिसाब से अर्थ निकाल रहे हैं। ठीक है, पाठक मतलब हम हमारे हिसाब से जो अर्थ निकालना चाहे वो निकाल रहे हैं, ऐसी शब्द शक्ति को बोलते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, व्यंजना शब्द। जैसे अब 6 बज गए हैं, कितने बज गए बेटा? उदाहरण में शाम हो गई। कितनी हो गई? कई हो गई, शाम हो गई। अब शाम हो गई इसका मतलब क्या है? कि शाम हो गई पर हमारे लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई मजदूरी पे जाता है, ठीक है, उसके लिए शाम होना मतलब घर जाना। ठीक है, बच्चों के लिए शाम होना मतलब उसके लिए भी घर जाना या क्रिकेट खेलने जाना या कहीं भी जाना शाम होना। ठीक है, किसी क्या बोल सकते हैं अपन उदाहरण में? किसी स्टूडेंट के लिए शाम होना मतलब उन्हें की पढ़ाई करना है। ठीक है, मतलब सबके लिए अलग अलग अपना अपना अर्थ है। मतलब मैं पढ़ूंगा, मेरे लिए अलग अर्थ है। ठीक है, नहीं शाम हो गई मेरे लिए अलग है, मेरे को शाम को दूसरा प्रोग्राम ही बनाओ हमारा, तो उन्हें की हमको तो वहां जाना है यार। ठीक है, तुम्हारा दूसरा प्रोग्राम बनाओ तो उन्हें की तुमको वहां जाना है। उन्हें की 6 बजे उन्हें की थी कि शाम को फोन लगा लेना, नहीं तो वहीं आके मारूंगी तुमको। ठीक है, या मारूंगा तुमको। ठीक है, तुमने शाम हो गई। ठीक है, शाम हो गई का मतलब अलग अलग अर्थ निकल गया। ठीक है, साधारण अर्थ तो क्या है कि शाम हो, हाँ भैया शाम हो गई है, पर ये बेटा पांव तोड़ दूंगी तेरे या हाथ तोड़ दूंगा तेरा। ठीक है, जो भी हो रहा था हो जाएगा। शाम हो गई का मतलब क्या? व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, मतलब अलग अलग अर्थ निकालना। अब वात्सल्य रस की परिभाषा और उदाहरण। वात्सल्य रस 10वां रस है हमारा। 10वें रस का नाम वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस। ठीक है, जो मम्मा पापा, ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग, ठीक है, मतलब दादा दादी, हमारे गुरु, ठीक है, हमारे गुरु या हमसे बड़े भैया भाभी बहन जो भी है, उनके प्रति जो प्रेम हमारे ऊपर न्यौछावर होता है उसको हम बोलते हैं वात्सल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वात्सल्य रस। ठीक है, 2 तरह के प्रेम होते हैं। ठीक है, एक जो प्रेम है वो लवेरिया वाला, वो अलग ही होता है। और एक जो प्रेम होता है वो मम्मा पापा का अपने बच्चों के थ्रू, ठीक है, किसी बड़े का छोटे के थ्रू, ठीक है, हमारे बड़े भाई साहब का हमारे लिए, ठीक है, हमारा हमारे बड़े भाई साहब के लिए, ठीक है, गुरुओं का उनके बच्चों के लिए जो प्रेम होता है उसी को हम बोलते हैं वात्सल्य रस। ठीक है, क्या होता है? जहां संतान के प्रति स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम ही होता है। ठीक है, संतान के प्रति क्या वर्ण, क्या हो बेटा? क्या स्नेह वर्णित हो। ठीक है, जहां पर संतान के प्रति स्नेह वर्णित होता है वहां पर होता है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उदाहरण मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ। ठीक है, मतलब हमारे श्री कृष्ण मैया से बोल रहे हैं कि मैया, मैया मोही दाव बहुत खिजाओ, मतलब कि जो हमारा दाव भैया जो है हमको बहुत ही चिढ़ा रहे हैं, खिजा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, नहीं नहीं मैं ही माखन खायो। मतलब जब वो माखन खाते थे चुरा कर, फिर जब यशोदा मैया उनको डांटने लगती थी तब वो बोलते थे कि मैया मोरी मैं माखन नहीं खायो। फिर जब वो ज्यादा गुस्सा करने लगती थी या उनसे बात करना बंद कर देती थी, फिर उनको जाके बताते थे कि हाँ मैया मैंने ही वो माखन को खायो तो। ठीक है, चलो अगला वीर रस। वीर रस जहां पर किसका वर्णन हो? उत्साह का वर्णन हो।
वहां पर कौन सा रस? वीर रस। ठीक है, कब आया था ये? 2024 में, और ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा 25 और अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, वीर रस जहां पर उत्साह का वर्णन हो। ठीक है, मान लो किसको मारना है, तुमको कोई ने 2 चाटे मारे और तुमने सामने को लठ मार दिया, उन्होंने की माथा फोड़ दूंगा रे तेरा। ठीक है, गुस्से में आके जो तुम्हारा उत्साह आया उसी को क्या बोलते हैं? वीर रस बोलते हैं। बहुत सारे उदाहरण है वीर रस के, और जो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान की, कि बुंदेले अरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और एक हमारे महाराणा प्रताप का भी है, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब जो नाला कूदा था हमारे चेतक ने, ठीक है, नदी अपार पड़ी थी, मतलब नदी नाले पूर आ रहे थे, राणा सोच ही रहे थे कि मैं पार कैसे जाऊंगा, तब तक चेतक ने एक छलांग में राणा को पार पहुंचा दिया था। ठीक है, और यह हमारे बुंदेले हरबोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जहां पर उत्साह का वर्णन हो जाए बेटा, वहां पर कौन? वीर रस आएगा। यहां युद्ध या कठिन कार्य हेतु उत्साह जागृत हो, कोई सा भी कठिन कार्य, अब तुम पढ़ने को कठिन कार्य मत लेना, नहीं पढ़ा रहा रे, उत्साह लाओ। अरे तो पढ़ना कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है बेटा। ठीक है, कठिन कार्य करने या युद्ध करने के लिए जो उत्साह जागृत होता है, मूवी देखी है आपने? कौन सी? छावा मूवी में बोलते हैं, नारे लगाते हैं, युद्ध करने जाते हैं, उससे पहले तो उनको उत्साह का वर्णन होता है, हर हर महादेव करके जाते हैं। ठीक है, हमारे विक्की कौशल जी, चलो उसमें जो वर्णन होता है वो उत्साह होता है। उत्साह मतलब वीर रस। वीर रस समझ में आया सभी को? चलो, मोहनजोदड़ो, अरे वीर रस के बाद मोहनजोदड़ो आगे बेटा डायरेक्ट। ठीक है, मोहनजोदड़ो की जन संस्कृति नगर नियोजन की 2 विशेषताएं लिखिए। जो हमारा मोहनजोदड़ो शहर था सिंधु सभ्यता का, उसकी 2 विशेषताएं हमको लिखनी है। अतीत में दबे पांव का ये चैप्टर है, वितान भाग 2 का। ठीक है, सैंपल पेपर 2026, 2022 की बोर्ड, 2024 की बोर्ड, 2025 की बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। सिंपल सी बात है, मोहनजोदड़ो जो शहर था उसकी 2 विशेषताएं लिखनी है, आपको याद भी रखना है। ठीक है, क्या याद रखोगे? सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, अब समकोण का मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। समकोण याद भी नहीं रखो तो इतना याद रखना है कि वहां की जो सड़कें थी वो बिल्कुल सीधी थी और एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, ये पहली विशेषता। दूसरी, नालियों की समुचित व्यवस्था थी, मतलब बिल्कुल नाली, वहां पे उस समय भी 5000 साल पुराना ये जो मोहनजोदड़ो शहर है उसमें नालियां बनी हुई थी। ठीक है, सभी के घर में से जो भी वॉशरूम वगैरह जो भी चीज था उसमें से वो गलियां खुदी हुई थी। ठीक है, मतलब जो हमारी नालियां बनी हुई है वो पहले ही 5000 साल पहले वहां पे बनी हुई थी। ठीक है, ये हमारी मतलब मोहनजोदड़ो की 2 विशेषताएं हो जाएगी। ठीक है, अगला, जूझ शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। औचित्य सिद्ध कीजिए कि मतलब इसका मतलब क्या है, कि जूझ नाम क्यों रखा है। ठीक है, ये हमको बताना है। औचित्य का मतलब कि ये नाम क्यों रख दिया यार, जूझ ही क्यों रखा। ठीक है, जूझ ही क्यों रखा, ये हमको बताना है। तो क्यों रखा? आनंद यादव की ये कहानी है। ठीक है, उसमें क्या रहता है, वो जो हमारा आनंद यादव जो हमारे लेखक है, ठीक है, वो उनको उनके पिताजी जो थे पढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है, पढ़ने नहीं देते, उनको पढ़ने के लिए भी क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ने के लिए जूझना पड़ता है। ठीक है, हर परिस्थिति से जूझना पड़ता है, पढ़ना अलग, खेत का काम अलग करना रहता है। ठीक है, सब परिस्थितियों से उनको जूझना पड़ता है, तो इसलिए नाम क्या रख दिया? जूझ। जूझ नाम रख दिया। यह शीर्षक लेखक ने पढ़ाई के प्रति किए गए संघर्ष और जूझने की भावना को पूर्णतः सार्थक करता है, इसलिए क्या नाम रख दिया? जूझ रख दिया। ठीक है, चलिए, लेखक के पिता ने आनंदा को, वापस जूझ का ही क्वेश्चन है बेटा ये, लेखक के पिता ने आनंदा को पाठशाला भेजने के पूर्व क्या शर्त रखी? लेखक के जो पिताजी थे वो मान गए थे इनको पढ़ाने के लिए, पर उनकी कुछ ना कुछ शर्तें रखी थी, बहुत सारी शर्तें रखी थी उनने। उन्हीं में से हमको कितनी शर्त बतानी है? 2 शर्त बतानी है। इसमें कितनी शर्तें? 2 शर्तें। क्या? सुबह खेती का काम करना, पहले सुबह खेती का काम करोगे, फिर स्कूल जाओगे, फिर आओगे वापस खेत में आ जाओगे। ठीक है, ये शर्त। जानवरों को चराना और छुट्टी के बाद खेत पर वापस आना। ठीक है, आपको स्कूल जाने से पहले खेत में रहना है, स्कूल से आने के बाद खेत में रहना है, जितने भी खेत के काम है वो सारे काम करने हैं, और साथ में क्या करना है? जितने भी जानवर हैं उनको चराना है। ठीक है, सिंपल था बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट की 2 प्रमुख सीमाएं और दोष लिखिए। इंटरनेट की सीमाएं मतलब दोष लिखना है हमको, कि यार जो हमारा इंटरनेट है उससे हमको क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्या उसकी सीमाएं, क्या चीज गलत हो रही है। आप लोगों को तो पता ही है बेटा, आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें गलत हो रही है। ठीक है, उसी में से हमको 2 चीजें का बताना है। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने भी लिखी है, क्या लिखी है? अश्लीलता और दुष्प्रचार का खतरा। ठीक है, इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ठीक है, अश्लीलता और दुष्प्रचार मतलब किसी भी
किसी भी हमारे हीरो हीरोइन या क्रिकेटर वगैरह इसको ब्लैकमेल करना, बदनाम करना, ठीक है, अश्लीलता फैलाना, ये सब क्या है, इसकी सीमाएं हैं, इसके दोष है। किसके दोष है बेटा? इंटरनेट के। ठीक है, किसके माध्यम से होता है? इंटरनेट के माध्यम से तो होता है। ठीक है, और समय की बर्बादी और शारीरिक निष्क्रियता, मतलब समय की बर्बादी, अगर आप बैठ गए उनने की आज तो मैं सुबह से शाम कर दूंगा, रात से सुबह कर दूंगा, पर उससे बात करके रहूंगा, और तुमने पूरी रात दिन एक कर दी है उससे बात करके, और तुम बस बैठे रहिए उनने की यार। ठीक है, अब आगे कहीं नहीं बोलूंगा, समझ जाओगे तुम। ठीक है, शारीरिक निष्क्रियता मतलब कुछ, अब मोबाइल पे बात कर रहे हो तो बात करते करते डोले, तुमने की डंबल को भी यूं भी कर लूं, बात भी कर लूं, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता, एक जैसे बैठे पड़े होगे, एक जैसे पड़े रहोगे, उनने के चलने दो, ठीक है, ऐसे ही करोगे, चलो। ये क्या है? शारीरिक निष्क्रियता, मतलब शरीर का तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा है, साथ में समय की क्या हो रही है? बर्बादी हो रही है। चलो, 46वां क्वेश्चन, एक अच्छे लेखन की दो प्रमुख विशेषता। अच्छे लेखन की हमको क्या बतानी है? विशेषता बतानी है। कितनी? दो बेटा, कितनी? दो। चलो बताते हैं। भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक हो। ठीक है, भाषा को सरल अरल लिखोगे, सरल अरल मतलब सरल स्पष्ट, मतलब अच्छे से बिल्कुल सरल और स्पष्ट लिखोगे तो हमको क्या होगा? लेखन को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ये इसकी पहली विशेषता। विचारों की क्रमबद्ध और स्पष्टता। विचारों की क्रमबद्ध मतलब, क्रमबद्ध का मतलब होता है कि बिल्कुल सीरीज में, ठीक है, मतलब जैसे ही विचार हमको आ रहे हैं तो अच्छे से बिल्कुल उनको सीरीज में जमाएं, ठीक है, स्पष्टता से लिखें ताकि लोगों को पढ़ने में भी मजे आए, हमको सुनने में भी मजा आए और हमको भी पढ़ने में मजे आए। ठीक है, फिर ये तो दो विशेषताएं हो गई। अगला क्वेश्चन 47 पे, फीचर लेखन से क्या आशय है? बहुत ही सिंपल है फीचर लेखन का। ठीक है, कुछ याद नहीं आए तो ऐसा लिखना है कि वो लेखन जिसमें हम, ठीक है, सुव्यवस्थित सृजनात्मक लेखन लिखते हैं, ठीक है, और जिससे लोगों का मनोरंजन, या फिर जिसमें मनोरंजन की भावना से लेख लिखा जाता है, वो होता है हमारा फीचर लेखन। किसकी भावना से? मनोरंजन की भावना से जो लेख लिखा जाए वो होता है फीचर लेखन। यह एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक लेखन है जिसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पाठकों को सूचना देना। सूचना दे दी भैया, सूचना देने के साथ साथ मनोरंजन करना। सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48, समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं? मतलब समाचार के ककार बताने कौन कौन सी चीजें बार बार पूछी जाती है। क्या कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो आप? ऐसा क्यों करा आपने? आप कल क्यों नहीं आए? क्यों, क्या, कैसे, ये सब क्या है? इनको ककार बोलते हैं। तो 6 ककार के नाम, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से क्या तात्पर्य? ब्रेकिंग न्यूज मतलब तुरंत घटी हुई घटना को बता देना ही क्या है? ब्रेकिंग न्यूज। किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना। बड़ी खबर थी, छोटे शब्दों में, ठीक है, कम से कम शब्दों में तत्काल बता दिया। उसकी नानी मरने वाली थी, पहले ही बोल दिया कि मर गई। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारी खबरें ऐसी आ जाती जो तो हुई नहीं थी। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब तो बिल्कुल ताजी ताजी घटना हो। ठीक है बेटा, चल आगे। कहानी लेखन के दो उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य क्या? मनोरंजन करना। पहला उद्देश्य मनोरंजन करना। कहानी हम क्यों पढ़ते हैं कि यार इंटरटेनमेंट हो जाए हमारा, अच्छा। ठीक है, और तुम दुखिया की कहानी पढ़ लोगे तो तुम्हारा तो इंटरटेनमेंट की जगह और कहीं हो जाएगा। अब कहानी भी देख के पढ़ना पड़ेगा, नहीं इंटरटेनमेंट करना है तो। ठीक है, इंटरटेनमेंट करना मतलब मनोरंजन करना। जीवन के मूल्यों या आदर्शों की शिक्षा देना। हाँ, कहानियों में हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, तो जीवन में जितनी भी हमारे आदर्श है, जितनी भी शिक्षा है, उसको भी हम किस में प्रदान, मतलब किससे प्राप्त कर सकते हैं? कहानी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य दो बातें। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2024 में आया था, हालांकि एक ही बार पूछा है, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुद्रित माध्यमों वाला। ठीक है, वन वर्ड या 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2000 के जो 26 में अभी जो एग्जाम है उसमें देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य दो बात लिखी है। ठीक है, चलो क्या बात है? व्याकरण, सॉरी, व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता। ठीक है, मतलब जो भी हम चीज लिख रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से लिखें। ठीक है, मात्राएं मिस्टेक नहीं हो इसमें और सही ढंग से लिखें। ये लिखा है कि व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता मतलब अच्छे से उसको लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से। अब शुद्ध सीमा, ओ सॉरी, शब्द सीमा और समय सीमा का ध्यान रखें। शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। अब आपसे ऐसे बोल दिया कि 300 वर्ड में लिखना है, अब आप उसको 5-6 पेज में लिख दोगे लगातार, ये करना कितने वर्ड लिख दिए, तो ना तो सामने वाले को पढ़ने में मजा आएगा, बस आपके हाथ ही दुखेंगे लिखने में। ठीक है, तो जितना जो शब्द सीमा में आपको पूछा जाए आप उतने में ही आंसर लिखो। ठीक है, शब्द सीमा और समय सीमा का ध्यान रखना। 3 घंटे के पेपर के आप 4 घंटे मांगोगे तो कोई दे रहा क्या आपको?
नहीं देगा, क्यों देगा भैया, 3 घंटे का पेपर है, लिखना तो लिखो, नहीं तो घर जाओ। ठीक है, चलो, समय सीमा का और शब्द सीमा का ध्यान रखना, किसमें, मुद्रित माध्यमों में। अब वापस हमारे आ जाते हैं सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग की तारीख आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सिल्वर वेडिंग, यशोधर बाबू की जो शादी हुई थी वो कितनी तारीख को हुई थी और कौन से सन में हुई थी। ठीक है, चलो, और सिल्वर वेडिंग को क्या बोलते हैं, कौन सी जयंती कहते हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, यशोधर बाबू के चरित्र की क्या लिखनी है, 2 विशेषताएं लिखनी है कि यशोधर बाबू कैसे थे, यशोधर बाबू का कैरेक्टर कैसा था। ठीक है, चलो, सिद्धांतों के पक्के और परंपरावादी थे, मतलब बिल्कुल परंपरावादी थे, जो भी परंपरा चली आ रही है उसको बिल्कुल ध्यान रखना कि यार ये परंपरा है हमारी, हमको तो ऐसा करना है, हमको तो ऐसा नहीं करना है। साथ ही अपने सिद्धांतों के भी क्या थे, ये पक्के थे। किसनदा के आदर्शों के अनुयायी थे, मतलब किसनदा के जो सिद्धांत थे, ठीक है, किसनदा के जो सिद्धांत थे उनके उस पर ये चलते थे। ठीक है, चलिए, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है। ढोलक की आवाज का क्या असर होता है बेटा, ढोलक की आवाज, हमारा जो पाठ है फणीश्वर नाथ रेणु का पाठ है पहलवान की ढोलक, उसमें क्या होता है, जो हमारा पहलवान रहता है, थोड़े से मैं आपको समरी बता देता हूँ चैप्टर की। ठीक है, चैप्टर, एक गांव रहता है, ठीक है, गांव में एक पहलवान रहता है जिसके अपने जो मतलब उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उसकी 5 वर्ष या 6 वर्ष की आयु में शादी भी हो जाती है, तो उसका पूरा भरण पोषण कौन करती है, उसकी सासू माँ करती है। सासू माँ को गाँव के लोग बहुत ही क्या करते हैं, परेशान करते हैं, पर जो हमारा पहलवान रहता है, ठीक है, लुट्टन पहलवान नाम रहता है इसका। ठीक है, नाम याद रखना, ऑब्जेक्ट, और हाँ, शेर के बच्चे का नाम चांद सिंह रहता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लुट्टन पहलवान जो रहता है, ठीक है, लुट्टन पहलवान कसरत करता है, कसरत करके अपनी बॉडी वगैरह बनाता है, और एक बार ये श्यामनगर के मेले में जाता है दंगल देखने। ठीक है, वहीं पर शेर के बच्चे के नाम से मशहूर एक पहलवान आता है जिसका नाम है चांद सिंह। ठीक है, उसको ये चुनौती दे देता है लड़ने के लिए। ठीक है, उससे वो जीत भी जाता है। ठीक है, वो जीतता ढोलकों की आवाज के हिसाब से अपने दावपेच लगाता है। ठीक है, इसलिए वो ढोलक को ही अपना गुरु मान लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद राजा जो है उसको अपने महल में रख लेता है। ठीक है, राज पहलवान के रूप में, और राजा जो रहता है उसको दंगल देखने का बहुत शौक रहता है, तो वो हर जगह पे दंगल कराता रहता है, और उसका जो राज पहलवान बन जाता है हमारा लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह के 2 पुत्र रहते हैं। ठीक है, लुट्टन सिंह के 2 पुत्र रहते हैं, पर राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु के बाद कौन आता है, राजकुमार आता है। राजकुमार को हॉर्स रेसिंग ज्यादा पसंद रहती है, तो वो दंगल को बिल्कुल खत्म कर देता है। दंगल को खत्म कर देता है मतलब राज पहलवान हमारे लुट्टन सिंह को भी वहां से विदा कर देता है। लुट्टन सिंह को विदा देने के बाद अब लुट्टन सिंह के पास कुछ भी नहीं बचा, वो अपने गांव पे वापस जाता है। गांव पे अपने दोनों पुत्रों को लेके वापस जाता है। गांव पे क्या चलाने लग गांव पे एक पाठशाला खोलता है जिसमें वो बच्चों को कुश्ती सिखाता है। ठीक है, कुश्ती तो कुछ दिन सिखाता रहता है, पर वो तो गांव के बच्चे हैं। ठीक है, उनको इतना खाना पीना का खाने पीने का साधन उनको इतना पर्याप्त नहीं मिलता है उनको, इसी कारण ठीक है उनकी जो पाठशाला है वो बंद हो जाती है। अब इसी बीच गांव में अमावस की रात के समथिंग, ऐसा आपकी जो बुक है उसकी पहली लाइन में लिखा है, अमावस में जाड़े की अमावस्या की रात थी। ठीक है, जाड़े का मतलब सर्दी की रात थी, अमावस का मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, अब उसमें गांव में बीमारी फैल जाती है, मलेरिया और हैजा नाम की। ठीक है, बीमारी फैलने के बाद सभी लोग उससे पीड़ित रहते हैं। अब पीड़ित लोगों को सहानुभूति या पीड़ित लोगों को डर कम करने के लिए जो ढोलक है, मतलब जो हमारा लुट्टन सिंह है वो ढोलक बजाता है। ढोलक की वजह से उनकी बीमारी कम तो नहीं होती, पर वो मृत्यु के समय में ठीक है संजीवनी की तरह काम करती है ढोलक की आवाज। ठीक है, जिससे वो हंसते हंसते स्वर्ग को मतलब भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट में उसके दोनों पुत्र की मृत्यु हो जाती है। पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी खुद की भी मृत्यु हो जाती है। और लास्ट में जो एक लाइन याद रखने लायक है वो ये है कि लुट्टन पहलवान की जब मृत्यु होती है तब उसके जो शिष्य थे, ठीक है, शिष्य जाते हैं उसके शव को लेने। उस समय उनको एक बात याद आती है लुट्टन सिंह की, कि लुट्टन सिंह मतलब जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने हमसे बोला था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरे को जब जलाओगे तो मेरे को पेट के बल सुलाना, ना कि पीठ के बल। क्योंकि लुट्टन सिंह को आज तक किसी ने चित्त नहीं करा। चित्त का मतलब होता है उसमें दंगल का एक दाव रहता है जिसमें पीठ को टिकाना रहता है। तो लुट्टन को आज तक किसी ने चित्त नहीं करा है। तो आप जब मेरी अस्थि मतलब मेरे को जब शरीर को मेरा देह संस्कार करो या आग लगाओ या कुछ भी करो, तो आप मेरे को पेट के बल सुलाओगे, ना कि पीठ के बल। और इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो जाता है। उसी का क्वेश्चन आ गया कि ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर पड़ता था। बेटा ये कहानी का मैंने क्यों बताया, क्योंकि ढोलक जो हमारे पहलवान की ढोलक है उससे क्वेश्चन हर 1-2 साल में पूछ लेते हैं अल्टरनेटिव। ठीक है, डीप में जाके कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी उसकी समरी बता दी है। चलो, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर पड़ता था, तो क्या असर पड़ता था, यह मृत प्राय मतलब जो अधमरे लोग और मरे हुए लोग रहते हैं गांव में, उनके लिए संजीवनी शक्ति भरने का काम करता था। कौन, पहलवान का ढोलक। ढोलक, पहलवान नहीं, पहलवान का ढोलक। और
महामारी के भय को कम करती थी। और महामारी का जो भय था, उन्हें क्या डरते थे महामारी से, क्या मरेंगे मरेंगे मरेंगे, मतलब उनका जो डर है वो थोड़ा सा कम हो जाता था। मलेरिया और हैजा की बीमारी फैल रही है, महामारी से डरे हुए हैं, उसको महामारी बोला है उसमें, ठीक है। महामारी फैली हुई है, कौन महामारी? मलेरिया और हैजा, उससे डरते थे बहुत ही कि यार मरना ही है, तो उसको डर को थोड़ा सा कम कौन कर देता था? पहलवान का ढोलक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54, परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है? परचेजिंग पावर मतलब, ठीक है बताता हूं उससे पहले बाजार दर्शन का ये क्वेश्चन है। बाजार दर्शन हमारे जिनेंद्र कुमार लेखक है इसके, ठीक है। इसमें बताया उन्होंने पैसे की पावर के बारे में, ठीक है। परचेजिंग पावर क्या है? ठीक है, फिजूल की चीजों को खरीदने के लिए अगर हमारे पास पैसे उपस्थित है और हमने अगर उसको खरीद लिया, तो वही हमारी पावर, मतलब हमारे जेब में अगर अच्छा खासा पैसा है, 2-1 लाख रुपए जेब में है, और आप मोबाइल लेने गए, उनने कौन सा लेना है? उनने की आईफोन 17 ही लेंगे, ठीक है। 2 लाख रुपए जेब में लेके जाओगे तो उन्होंने 17 ही लेके आएंगे, और उसके जगह 20,000 रुपए लेके चल गए तो उन्होंने कौन सा लेना? उन्होंने कि वीवो ले लो यार कोई सा भी, ठीक है। तो जितने ज्यादा पैसे उतनी ज्यादा पावर, इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर। क्या होता है? बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदने हेतु पैसे की शक्ति या क्रय शक्ति को ही क्या बोलते हैं? परचेजिंग पावर। चलो आगे, विशेष लेखन किसे कहते हैं? ठीक है, विशेष लेखन सिंपल सी बात है, किसी खास विषय पर लेख लिख दो, वो कौन सा लेखन? विशेष लेखन। किसी खास विषय जैसे खेल, स्वास्थ्य, व्यापार पर की गई गहन और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट मतलब अच्छे से उसको एनालाइज करके उसके बारे में पूरे ही डिटेल में लिख दिया, उसको बोलते हैं विशेष लेखन, ठीक है। चलो, कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, ठीक है। जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, ठीक है, वो करुणा के, करुणा मतलब, ठीक है, हमने क्या, हमको दुख है कि आप अपाहिज हो, ठीक है। इसके पीछे छुपी हुई क्रूरता की कविता है, मतलब इसमें जो कविता है उसमें कुछ रिपोर्टर्स वगैरह जाते हैं, जो लेखक रहता है, मतलब जिसकी बात हो रही है इसमें, वो अपाहिज रहता है, तो उसको सहानुभूति देने के नाम से उसी की वो वीडियो बना के या उसी की न्यूज बना के वो क्या करते हैं? अपना फेम कवर करते हैं, ठीक है। इसी को हमको समझाना है थोड़ा सा कि देखो क्या समझाया, मीडिया अपने व्यवसायिक लाभ मतलब अपने फायदे के लिए एक अपाहिज की वेदना का क्रूर प्रदर्शन करता है, मतलब पूरी की पूरी कहानी उसको मीडिया में बताना कि यार इसको ये हो रहा है, इसको वो हो रहा है, मतलब ये। और वहां पर जो चैप्टर है उसमें ये लग रहा है कि वो उसको संवेदन मतलब उसके प्रति उनको क्या है? करुणा है, ठीक है, मतलब उनकी चिंता है, इसलिए वो उसके पास आए। पर ये बात नहीं है उसमें, तो वो अपना क्या बढ़ाने आए हैं? व्यवसायिक लाभ करने के लिए वो कविता को या पूरी कहानी को न्यूज में या पेपर्स में या मीडिया में दिखाते थे। तो यही बताया कि मीडिया अपने व्यवसायिक लाभ के लिए एक अपाहिज की वेदना का क्रूर प्रदर्शन करता है, जो करुणा का ढोंग है, मतलब ढोंग करते हैं अपने पैसे को या अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। किसकी परिभाषा बेटा? ओज गुण की परिभाषा। ओज गुण, ठीक है, ओज गुण जिसमें उत्साह है। क्या है बेटा? उत्साह। उत्साह का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, उत्साह, ठीक है। जहां पर उत्साह हो वहां पर कौन सा गुण हो? ओज गुण। जिस काव्य को सुनने से मन में जोश और उत्तेजना मतलब उत्साह पैदा हो जाए, वहां पर कौन सा गुण? ओज गुण, ठीक है। उदाहरण, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, ठीक है। ये क्या, इसको सुनते ही हमारे मन में क्या है? उन्होंने क्या, जोश आ गया, मतलब कोई सा देशभक्ति का गाना लगा दिया आपके सामने, आपको देश से प्रेम हो गया उस गाने को सुनते, हमें यार आज तो हम बम फोड़ देंगे, तो ये कर देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को होता है, सभी के साथ होता है, आज तो ये कर देंगे, खूब प्यार आ जाता है देश को, की यार ऐसा नहीं करना, बहुत उत्साह आ जाता है, ठीक है। जहां पर उत्साह आ जाए वहां पे वीर रस भी होता है, वीर रस के साथ साथ गुण कौन सा होता है उसमें? ओज गुण, ठीक है। गुण नहीं है ये, गुण शक्कर वाला गुण है, ठीक है। गुण कौन सा? ओज गुण, ठीक है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, ठीक है। ये किसका उदाहरण है? ओज गुण का। बस ये इतना सा लिख देना, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। चलो चलते हैं अतीत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। सार्थकता सिद्ध करना मतलब ये जो चैप्टर आपने लिख दिया है वो सही भी है कि गलत है, आपने जो जानकारी दी है वो गलत बताई है कि सही बताई है, या सही दी है या गलत दी है, इसके बारे में बताना है। सार्थक का मतलब यही होता है। तो देखते हैं बेटा, यह शीर्षक प्राचीन सिंधु सभ्यता के खंडरों में छिपे उसके वैभवशाली इतिहास को उजागर करता है, मतलब ये कहानी सही है। हमने खंडरों के ढेर देखे थे, ठीक है, सिंधु सभ्यता में खंडरों के ढेर देखे थे, तो उसके हिसाब से हमने ये कहानी को बनाया है, ठीक है। इसमें प्राचीन सिंधु सभ्यता के खंडरों में छिपे
वैभवशाली मतलब वो भी बहुत अच्छी सभ्यता थी हमारी सिंधु सभ्यता भी, मतलब बिल्कुल डेवलप्ड थी, नाली वगैरह भी बना रखी थी उनने, ठीक है, वहां पर घर वगैरह भी सबके अलग अलग बने हुए थे, ठीक है, मतलब बहुत व्यवस्थित रूप से जो सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता थी, बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, वहां पे खंडरों के हमको ढेर वगैरह भी मिले हैं, ठीक है, जो कि इतिहास को क्या करती है, उजागर करती है, ये उसकी क्या है, सार्थकता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, बिंब क्या है बेटा, बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य है, चलो देखते हैं। बिंब एक शब्द चित्र है, क्या है बेटा, शब्द चित्र, ठीक है, शब्दों का चित्र, शब्द चित्र, जो चीज हम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, वो क्या है, बिंब, ठीक है, बिंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, क्या बोलते हैं, इमेज, ठीक है, इमेज मतलब फोटो, फोटो मतलब चित्र, ठीक है, बिंब एक शब्द चित्र है, ठीक है, बिंब एक शब्द चित्र है, इसका कार्य कविता में अमूर्त भावों को मूर्त और सजीव बनाना है, अमूर्त मतलब जिसका कोई चित्र नहीं है उसमें चित्र प्रदान करना ही इसका कार्य है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर का, ठीक है, हाँ लास्ट है ना बेटा, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन लेखन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विज्ञापन लेखन में कौन कौन सी बात जरूरी है, कौन सी चीज पर ध्यान रखना है, ये विज्ञापन आकर्षक और रोचक होना चाहिए, मतलब जो विज्ञापन हम दे रहे हैं बिल्कुल अट्रैक्टिंग हो, आकर्षक हो, ठीक है, ये पहली चीज, इसमें उत्पाद के प्रमुख गुणों का संक्षिप्त उल्लेख हो, मतलब छोटे से छोटे शब्दों में हमको हमारे जो भी वस्तु को आपको बेचना है, जिसका भी एडवर्टाइज कर रहे हो, जिसका भी क्या बनवा रहे हो आप, विज्ञापन बनवा रहे हो, उसको छोटे से छोटे शब्दों में सारे के सारे गुण बनाना ही क्या है, बताना, ठीक है, ये क्या है, इनका हमको ध्यान रखना है, ठीक है, इसी के साथ आपके 2 नंबर के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए, ठीक है, 2 नंबर के सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन को आपको याद करना है, लिखना है, इतने अच्छे से तैयारी करनी है कि अगर इनमें से क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बैठे, ठीक है, वो आप सटीक तरीके से लिखे, और 95% चांस है कि इन्हीं में से 2 नंबर के क्वेश्चन आपकी प्री बोर्ड में और आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। हैकर सीरीज जो हम चला रहे हैं वो हमने हैकर नाम यूं ही नहीं रखा है, बिल्कुल डीप एनालाइज रिसर्च करके हमने ये आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं, बस आप बेटा मन लगाकर पढ़ो, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री हमारी वीडियोस चल रही है, वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं, आपको मन लगाकर पढ़ना है और अच्छा रिजल्ट बैठाना है, ठीक है, इसी के साथ हेमंत सर आपसे विदा लेना चाहेंगे, थैंक यू।